तो भाई एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आज का एपिसोड के बारे में समझ लो। आज का एपिसोड बेसिकली फाइनेंस का एपिसोड है, बहुत लंबा एपिसोड है। आज के गेस्ट का नाम स्नेहिल मैम है। स्नेहिल मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं। तो फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सी बड़ी बड़े क्वेश्चंस थे। टैक्स पे आधारित ये एपिसोड है, आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हो और टैक्स होता क्या है। एक्चुअली आपको टैक्स के बारे में भी पता लगेगा आज के एपिसोड में। एस आई पी, ई पी एफ ओ क्या होता है। तो बहुत से ऐसे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं जो हर एक एम्प्लॉय को पता होने चाहिए और हर एक पर्सन को पता होने चाहिए आज के टाइम पे। फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत मिसकंसेप्शंस है इंडिया में, तो उसके रिलेटेड सारी वीडियो में मैंने कवर कर दिया। तो 1 घंटे के बाद ना आप कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको कोई भी 1 रुपये का चूना नहीं लगा पाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बहुत सीख लिया इस एपिसोड से, तो वाई नॉट, आप लोग तो इंटेलिजेंट हो ही। सेकेंडरी थिंग, लास्ट में मैसेज है तो वो देख के जाना। मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। नहीं, मैं आपके बारे में बहुत रिसर्च की और बहुत ही अच्छा लगा आपका कंटेंट, और मुझे काफ़ी कुछ फाइनेंस के बारे में नॉलेज हुई। तो मैं बहुत कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, स्नेहिल फाइनेंस में कैसे आए। So first of all, thank Jatin for inviting me on your show. So talking about finance, like finance with snail start हुआ काफी late, but interest in finance was something which I got in when I was in class 6 or 7. So interest was there very early. So basically I used to see many people talking in the technical term of finance, and then I used to feel like what they are talking about and why it's so complex to understand. So वो काफ़ी एक कन्फ्यूज़न होता था कि क्या वो लोग बात कर रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है. इफ़ आई गो टू आस्क सम अदर पर्सन, दे ऑल्सो यूज टू गेट कन्फ्यूज कि what you are talking about, this is very complex, you have to talk to CA and those person who have very in-depth knowledge. So those thing was triggering me ki I have also I just want to know more in depth like what this is all about and how to understand, so that कि कोई मेरे से पूछे तो I can able to explain in easy term, so that कि कोई भी समझ के ये ना feel करे कि that finance is expensive or very difficult to understand. So yeah. एंड मैम, जैसे स्टडीज़ के बारे में बात करें तो स्टडीज़ कैसे आपकी इन्फ्लुएंस रही हैं इस जर्नी में। Okay. So during my graduation, I took BBA, and then I went for masters to complete my further post graduate degree, where I took mostly like marketing and finance. So from there, I got to know various concepts related to finance, like what is all those technical term and how what people face, what is why money, what is the importance of money, how we can save, invest, all those things which is useful for every youth and for every person. And this is something which everyone should know, like because these are the basics. अगर आपका ये नहीं clear है, then it is very difficult कि आपको कोई भी कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है and you can easily get into any scam. So तो बहुत ही इंसाइटफुल रहा, मतलब जान के अगर आपने ऐसे अपनी स्टार्ट की। तो मैम, बहुत से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आज के टाइम पे सैलरी पर्सन है जिसकी इनकम अच्छी खासी है, ठीक है, बढ़िया कमा रहा है, ठीक है, तो वो अगर टैक्स बचाना चाहता है तो कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकता है जिससे कि उसकी टैक्स सेविंग हो सके। वैसे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी छूट दे रखी है, फिर भी एक पर्टिकुलरली अगर आपका पैकेज हाई है तो कैसे करके कुछ टिप्स आप देना चाहोगे एज एन फाइनेंस एक्सपर्ट। ओके, सो करेंटली इंडिया में दो टैक्स है. एक आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से चलते आ रहा है, एंड काफ़ी लाइक हमारे फादर एंड मतलब वो लोग अभी भी लाइक दे आर स्टिक टू ओल्ड टैक्स रिजीम. बट देयर इज न्यू टैक्स रिजीम which is launched recently. So basically India में दो टैक्स regime है. You might have seen and listened from the people. The old tax regime you will get n number of deduction, you can get n numbers of benefit if you're opting old.
but there are people who are switching to new tax regime. Reason behind that, our finance minister are encouraging them कि आप ज़्यादा ज़्यादा न्यू टैक्स में इन्वॉल्व हो, बिकॉज द थिंग इज if you want to save more and more money, you can do it if you are doing a new tax regime. ओल्ड टैक्स regime में those are good for those people जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस क्लेम करने के लिए है, मतलब वो तो उनके पास काफ़ी डिडक्शन है, अगर वो क्लेम कर सकते हैं, उनके पास काफ़ी सारा लाइक लोन लिया हुआ है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में, देन दे कैन ऑप्ट फॉर लाइक योर ओल्ड टैक्स regime. अदरवाइज न्यू टैक्स regime इज फॉर दो जहाँ आपके पास लाइबिलिटी कम है, आपको कम डिडक्शन करना है, यू डोंट वांट टू गेट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी, क्या क्या कॉम्प्लेक्स इशू हमें आते हैं आईटी फाइल करने के टाइम. सो दिस इज व्हाट द बेसिक्स ऑफ द ओल्ड वर्सेस द न्यू टैक्स regime. ओके मैम. तो मैम एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा मान लो एक नॉर्मल पर्सन हूँ, 5 लाख रुपीज़ तक अर्निंग कर रहा हूँ, तो मुझे अभी टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि बेसिकली ये बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है. तो 5 लाख वाला पर्सन जो फिर 5 लाख तक रुपीज़ कमा रहा है पर एनम, तो उसको टैक्स भरना चाहिए या नहीं, क्या प्रोसेसिंग है इसमें? सो सी द थिंग इज कि अप टू 5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, वेदर यू आर फ्रॉम न्यू टैक्स regime या फिर ओल्ड टैक्स regime में आपको टैक्स नहीं लगता है. बट इट इज लाइक वी ऑलरेडी से पीपल कि आप टैक्स ITR फाइल करो. रीजन बिहाइंड कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर एनी थिंग, लाइक अगर आप प्लान कर रहे हो लोन लेने का इन फ्यूचर, इफ यू आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आपको वीजा लेना है या कुछ भी करना है, तो इफ यू हैव प्रॉपर फाइल द ITR, देन दिस विल हेल्प यू टू गेट दोज बेनिफिट. अगर आपको आगे चल के लोन लेना है या कुछ भी करना है, तो इफ़ यू आर फाइलिंग द ITR, देन इट विल हेल्प यू टू गेट द ITR, गेट यू टू हेल्प यू टू गेट द लोन easily. दैट इज़ वाई यू शुड फाइल एन ITR, बिकॉज ऑल्दो आपको टैक्स तो लगेगा नहीं, तो अगर आप फाइल करते हुए तो आपको टैक्स तो लगने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट आप एक होते हैं ना प्रॉपर सिटीजन की तरह फाइल कर रहे हो, तो एक आप लाइक प्रॉपर गवर्नमेंट के भी नोटिस में कि अच्छा आप हो, जो आपको टैक्स नहीं लगता है, तो फिर आपको नहीं लगेगा टैक्स. और मैम जैसे 5 लाख तक है, तो 5 लाख तक तो बिल्कुल ही है नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ लूप होल तो नहीं रख रखा? नहीं नहीं, no loopholes. So I'll just tell you how calculation will run. So let's say if I talk about old tax regime, so 5 lakh पे like your first zero मतलब up to 2.5 lakh तक कोई टैक्स नहीं लगता, तो आपको 5 लाख में से पहले ही 2.5 माइनस हो गया. अब जो बाकी टैक्स आया, जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट है, उस पर आपको 5% एंड 20% लगेगा डिपेंडिंग ऑन द टैक्स स्लैब. सो आपको नेट आता है 12,500. सो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मेरा ये 12,500 तो आ रहा है, सो डू वी हैव टू पे टैक्स और डू वी हैव टू नॉट पे टैक्स. बट द थिंग इज कि गवर्नमेंट ने एक रिलीफ दिया हुआ है, तो बेसिकली देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड 87A, जहाँ पे आपको एक टैक्स रिलीफ मिलता है. तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिसीव में हो, तो आपको आपको अप टू 12,500 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. आप ये चीज़ का क्लेम कर सकते हो कि यू आर अंडर सेक्शन 87A एंड यू कैन क्लेम फॉर इट, तो आपको वो नेट भी जीरो हो जाता है. वेयर एज अगर आप सेम चीज़ न्यू टैक्स में जाते हो, तो आपको वहाँ पे सेम 87A का बेनिफिट वहाँ भी मिलता है, बट वहाँ आपको 25K तक रिबेट मिल जाता है. दिस इज लाइक इफ़ यू आर इन ओल्ड वर्सेज न्यू टैक्स, आपको बेनिफिट दोनों जगह मिलेगा. तो मैम बहुत ही सही तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया और मेरे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहा होगा. अब मैम कुछ ऐसी टिप्स आप दे सकते हो लीगली, अगर मुझे टैक्स सेव करना है इंडिया में, टैक्स बचाना है अपना, तो क्या कुछ फ्यू टिप्स हों जिससे कि मैं अपने पैसे बचा पाऊँ? ओके, सो देर आर सर्टेन वेज यू कैन डू लीगली. अगर आप लेट्स से अगर आपकी इनकम है एंड यू वांट टू सेव सम टैक्स, तो बेसिकली हमारा एक बहुत ही फेमस लाइक हमारा कॉन्सेप्ट है, लाइक एक बहुत ही फेमस आपने सुना होगा सेक्शन कॉल्ड ATC, जहाँ पे आप यू कैन क्लेम योर PPF अमाउंट, योर EPF अमाउंट, योर NPS, your FDs like tax saving FDs, all those things, even the life insurance you can cover. सो आपको ATC का क्या है कि बेनिफिट मिलता है, अप टू 1.5 लाख तक आप टैक्स बचा सकते हो. तो जो भी आपकी इनकम है, लेट्स से अगर आप 10 लाख है, तो आपका वो सीधा हो जाएगा 8, आपको 1.5 लाख माइनस हो जाएगा. तो एक ये सिर्फ सेक्शन जहाँ पे आपको 1.5 लाख का फ्लैट डिस्काउंट हो रहा है. बट ऐसा बहुत सारे सेक्शन है हमारे पास जो कि आप यूज़ कर सकते हो, सो डैट आपको, और आपको अगर आपको अपना टैक्स स्लैब कम करना है, मतलब टोटल अपना टैक्सेबल अमाउंट कम करना, तो आप वो सब स्टेप भी फॉलो कर सकते हो. लाइक एक तो मैंने बताया सेक्शन ATC. दूसरा, अब अगर आप मान लो कि NPS में इन्वेस्ट करते हो विच कम अंडर योर ATC ओनली, बट जो लोग भी NPS में इन्वेस्ट करते हो उनको
अलग से 50K का डिडक्शन मिलता है विच कम अंडर योर सेक्शन 80 CC D1। सो अगर आप मान लो कि 1.5 लाख हमने साइड कर दिया, इसके अलावा आपको एडिशनल 50,000 मिल रहा है। वो तभी मिलेगा जब आप एनपीएस में इन्वेस्टेड हो, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। दिस इज। अब इसके अलावा दोज हु गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइक आपने सुना होगा कि लाइक हेल्थ इज वेल्थ काइंड ऑफ थिंग। So health is insurance is very useful, and this can help you to save money as well. So you can save while investing in health insurance. So up to 25,000 तक वहाँ save कर सकते हो। And this 25,000 is something if you are taking the insurance for yourself and your family. But अगर आप मान लो अपनी पेरेंट्स का भी मतलब साथ में ले रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस, देन यू कैन क्लेम फॉर 50,000। तो ये हमारे मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में भी पार्ट बना हुआ है कि लाइक 25,000 इज फॉर दोस्त जो सिर्फ मैं और मेरा फैमिली कवर हो रहा है। नेक्स्ट, अगर मैं अपने पेरेंट्स को ऐड कर लूँ तो मुझे एडिशनल 25,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड आप मान के अगर चलो कि अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, लाइक अब सीनियर सिटीजन का यहाँ पे डेफिनेशन है कि इफ दे आर ओल्ड अबव 60 ईयर, सो देन आपको 50,000 बेनिफिट मिलता है। तो 25,000 आपको मिल रहा था, 50,000 आपको उनका मिलेगा। सो इट विल बी 20 टोटल अराउंड 75,000। तो वहाँ पे आपका फिर आप एडिशनल सेविंग हो गया ये। अब बहुत लोग होम लोन लेते हैं, फिर वहाँ पे आपको डिडक्शन आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। बट अगेन अगर आपके पास होम लोन है तो आप क्लेम कर सकते हो, और वहाँ पे आपकी लिमिट है, लाइक आप मैक्सिमम 2 लाख तक आपका होम लोन है आपका तो 2 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो। एंड दिस 2 लाख इज समथिंग विच इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो अगर आपको मान लो कि आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो अगर 2 लाख के बिलो है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। अगर 2 लाख से ज़्यादा भी है तो आपको 2 लाख तक आपका क्लेम हो सकता है, उसके अलावा आपको फिर वो क्लेम नहीं होगा। These are the basics which you can use to reduce your taxable income and go low in tax. So, yeah. तो मैम बहुत ही बढ़िया आपने टैक्स के बारे में हमें जानकारी दी। अब हम थोड़ा सा स्नेहिल के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। मैम, तो बैक टू योर जर्नी। अब कैरियर में आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, अप्स एंड डाउन देखे होंगे। एज एन कंटेंट क्रिएटर कैसे मन किया कि मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर की तरफ जाऊं, और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस सेक्टर में अभी? Okay, so finance as a content creator, why I keep, because when I was studying, even when I was in job, so people around me, I used to talk them a lot regarding how you are saving your money, how you are investing your money, or everything related to money. But the thing was कि they was not very confident to explain me कि how to save money, and they had no idea कि कैसे मेरे को पैसा सेव करना है, कहाँ मुझे राइट जगह इन्वेस्ट करना है। तो इफ़ समवन इज कमिंग टू देम एंड सेइंग यू, सो बेसिकली आई हैव सम फ्रेंड्स जिनको अचानक से कहीं से कॉल आता है कि आप यहाँ आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दो एंड हम आपको साल का इतना परसेंट रिटर्न देंगे। एंड दे ईजली गेट फॉल इन टू इसके, हाँ मतलब अगर मुझे साल का बैठे बिठाए अगर मुझे 2-3% आ रहा बिना कुछ किए, तो वाई नॉट टू गो फॉर इट। सो ऐसे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं आज भी, एंड पीपल आर स्टिल फॉलोइंग इनटू इट। मतलब हम डेली न्यूज़ पढ़ते हैं कि कैसे किसी के साथ स्कैम हो रहा है, किसी के साथ मतलब फिनेंशियल स्कैम, मनी रिलेटेड स्कैम हो रहा है। पीपल आर अवेयर बट स्टिल वो उस स्कैम का पार्ट बन जाते हैं जाने अनजाने में। And there are so many things which is related to finance which people think that कि this is very very tough to understand। मतलब I know अगर आप फाइनेंस से नहीं हो so you will think that कि कौन जाए इतना माथा पेची में पढ़ने, मतलब it's better to hire some CA, hire some professional who are into this sector and do their job। but the thing is कि since this is your money, एटलीस्ट अगर आप बहुत एक्सट्रीम नहीं जा रहे हो तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो कैसे उसको सेव करना है और कैसे उसको इन्वेस्ट करना है। रीजन बिहाइंड की वी आर सीइंग की इन्फ्लेशन इज लाइक एवरी ईयर इंक्रीजिंग, लाइक 7% से हमारा इन्फ्लेशन हर साल इंक्रीज होता है। बट हमारा सैलरी इज लिमिटेड, हमें एक सोर्स ऑफ इनकम से सैलरी आ रहा है। एंड इफ वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो, बट अगर आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो एंड यू आर जस्ट सिटिंग आइडियल, तो वो आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म में आपको फिर बेनिफिट नहीं क्रिएट करता, बिकॉज अल्टीमेटली आपके पैसे का वैल्यू गिर रहा है। आपने सुना होगा लाइक माई मतलब
दादी माँ लोग एंड दादाजी लोग कहते थे कि आज से मतलब 10 साल पहले ये चीज इतना सस्ता होता था, मतलब 2 रुपए में हम ये सामान ले लेते थे, और आज के डेट में अगर आप बाहर जाओगे तो 2 रुपए में कुछ नहीं आता। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ गई, हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा है, ना हमारा इनकम बढ़ रहा है। सो एज ए इंडिविजुअल फर्स्ट तो हमारा होना चाहिए मोटिव कि हम अपना इनकम कैसे बढ़ाएं, एंड देन अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो उसको सही जगह इन्वेस्ट करना है ताकि आप फ्यूचर में सिक्योर हो। So those things I used to saw from various people. I used to think like I should do something for them because I was interested in finance. So for me, understanding a concept, understanding anything is easy compared to them. So I thought that maybe I can able to put my knowledge and give some value to them so that at least they can able to understand how to utilize their money in an effective way. So this is how I get into the finance sector and creating a content. तो मैम बहुत ही बढ़िया बना रहे हो, और मैं देख भी रहा था बहुत ही अच्छी चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो, बहुत एजुकेशनल कंटेंट है। तो पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहता है, बिकॉज मे बी पेरेंट्स हमारे जो हैं थोड़े से अभी इन चीज़ों में न्यू हैं एज एन जनरेशन, तो कैसा उनका रिस्पॉन्स रहा है आपकी इस जर्नी में? So if I tell you this honestly, like when I started with this, so their reaction was like, "What are you doing? Why you are going into this?" Like because हमारे यहाँ ऐसा concept है कि uh, entering is finance is tough because there are so many experts who has doing a job, doing a business, and beating with them is something which is very difficult. I can't say that I'm the expert here because I'm not expert. I'm just learning and just sharing my knowledge, my expertise, and my way of teaching everything. So starting में their reaction was like कि क्या ही होगा इससे, कौन ही देखेगा। And starting में no one was watching me, honestly speaking. Like I used to post a reel and then no one was watching me. So I was like कि ठीक है, कोई नहीं, मतलब it's better I'm just exploring and मतलब बना रही हूँ, कोई तो देखेगा, मतलब आज नहीं देखेगा, कल नहीं देखेगा, परसों देखेगा, 10 लोग भी देख रहा था इट्स फाइन। मतलब अगर 10 लोग में से अगर 2 लोग को भी अगर मेरी वीडियो से वैल्यू मिल रहा है तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। मतलब मैं नहीं निकली उस मिशन पे कि आई हैव टू मतलब आई हैव टू डू समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट। सो इनिशियली माई थॉट वॉज कि मुझे जो भी आता है, जितना भी आता है, तो स्टार्ट शेयरिंग विद ऑल दोज पीपल सो डैट अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है या फिर if they are facing something which I used to face in my earlier days, so I can able to explain them so that they don't have to feel like उनके साथ कोई नहीं है to help them. So that is how I started with this finance creation. तो पेरेंट्स ने मतलब सपोर्ट भी किया और थोड़ा सा डाउटफुल भी रहे? Yeah, so starting May they were doubtful, but since they also see my content and they are like कि अच्छा कर रही है, चलो ठीक है, कुछ तो benefit हो रहा है लोगों को, अच्छा बता रही है, तो they are like कि they started supporting me, so they are like okay, मतलब whatever you are doing, go for it, you do your best, मतलब it's not like कि कुछ भी नहीं बताओ, if you are confirmed, just do the deep research, then tell the audience that this is what you are thinking about, so they are quite supporting now. तो बहुत ही बढ़िया मैम आपने शेयर किया, और इसी के साथ एक नई चीज़ जानने को हमें भी मिली एज एन कंटेंट क्रिएटर। तो मैम एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, मान लो फॉर एग्जांपल अब न्यू लोग जो आज के टाइम पे जॉब्स लगते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं, सेविंग करना चाह रहे हैं, तो वो अगर एस आई पी खोलते हैं, तो पहले तो एस आई पी अगर आप सिंपल भाषा में हमें एक्सप्लेन कर पाओ, और कैसे वो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकता है कोई पर्सन, और उसके पीछे की साइंस क्या है वो भी आप बता दो। ओके सो इफ आई अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ तो एस आई पी इज योर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाउ एस आई पी इज समथिंग कि लेट्स से मेरे पास पैसा है बट आई डोंट नो हाउ टू मैनेज, मतलब मेरे को ज़ीरो नॉलेज है, बट देर आर सम पीपल हु हैज़ एक्सपर्टीज इन अंडरस्टैंडिंग स्टॉक्स फाइनेंस, हाउ टू मैनेज मनी। सो देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मैनेजिंग द फंड। सो एक फंड हाउस होता है, लाइक फंड हाउस यू कैन से लाइक द कंपनी, लाइक जैसे हमारे पास बैंक्स है, एस बी आई, कोटक, एनी बैंक, वैसे ही हमारे पास ए एम सी होती है। ए एम सी एज इन योर एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड, एस बी आई म्यूचुअल फंड, दोज आर द ए एम सी। उनके अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं इन फाइनेंस, दे हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट,
They have very good knowledge of understanding the industry, your sector, which is upcoming sector, everything. So what they do, they सेड है कि आप मत करो अपने से रिसर्च, आप मुझे पैसा दो, मैं आपके बदले में पैसा इन्वेस्ट करूंगा और उसको ग्रो करूंगा. अब द चैलेंज इज, सिंस मेरे 500 रुपये देने से किसी का कुछ नहीं हो जाएगा, बट वॉट इफ मेरे जैसे अगर 100 लोग आ जाए, तो इफ एवरी वन स्टार्टेड पुटिंग 500 रुपीज इन ए पूल, सो लेट्स से मुझे हर जगह से 500 लोगों ने आया, पैसा डाला, एक पूल क्रिएट हो गया. अब नाउ देर इज अ फंड मैनेजर हु हैज एक्सपर्टीज, they will collect those money and invest on stock market basis on their understanding, their risk appetite, basis on this what type of fund you are investing in. उसके basis पे they will decide कि मुझे कहाँ invest करना है, कब invest करना है, कब मुझे withdraw करना है, कितना invest करना है, all those research. So indirectly you are investing, but you are not deeping into proper into stock market thing. So you can start with 500, and if you want you can start with 100 rupees also. Like ऐसा नहीं कि आपको 500 ही मिनिमम लगेगा. देर आर मल्टीपल फंड जहाँ पे आप सिर्फ 100 रुपये से अपना स्टार्ट कर सकते हो. आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है. नाउ हाउ इट इज़ गेटिंग बेनिफिटिंग यू, कि आपको पता है कि मुझे 500 रुपये हर महीने देने हैं. कब देने हैं ये नहीं पता, आपने अपना मैंडेट सेट कर दिया बैंक में, हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. इनिशियली पीपल विल लुक इन टू बैंक, दे विल चेक बहुत बार कि क्या चल रहा है, मेरा स्टॉक कितना अप डाउन, क्या म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है. बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल जस्ट फॉरगेट कि आपने 500 रुपये डाला भी था. इट इज़ दैट ईजी. मतलब सो इट इज़ ऑल अबाउट मतलब यू आर इमोशनली फ्री. आपको मार्केट बार बार देखने का ज़रूरत नहीं है, बार बार ये देखने का ज़रूरत नहीं कि ना आज निफ्टी कितना अप गई, कितना डाउन गई. तो वो जो पैनिक होता है हमें कि अच्छा मेरा आज पैसा -500 दिखा रहा है या -100 दिखा रहा है, अब मैं क्या करूँ, पैनिक में सेल कर दूँ, बाई कर दूँ, किससे पूछूँ. और इसमें क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहा होता है कि अच्छा क्या करूँ क्या नहीं, उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं. बट सिंस यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, आपको इस चीज़ का हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपसे वे बेटर स्मार्टर पर्सन आर देयर टू हैंडल योर मनी. So you have given the money to the safe hand. So this is how SIP and mutual fund works. तो मैम ये बिल्कुल सेफ रहता है अगर हम बात करें सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? See, 100% safe नहीं है, I know, but the thing is कि in terms of return, FD से ज़्यादा रिटर्न या सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न यू विल गेट इन म्यूचुअल फंड. बिकॉज द रीज़न इज, हमारा जो FD है वो जो इन्वेस्ट करता है वो गवर्नमेंट बॉडीज में इन्वेस्ट करता है, लाइक आपके ट्रेजरी बिल हो गए या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए वहाँ पे. बट म्यूचुअल फंड क्या है कि वो सीधा स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब आप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर कंपनी अच्छा ग्रो करती है, कंपनी में अगर प्रॉफिट आ रहा है ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ, कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपका वो स्टॉक ग्रो करेगा और फिर आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा. अगर कंपनी किसी कारण ग्रो नहीं करती है फिर आपको लॉस होगा. बट ऐसा नहीं है. म्यूचुअल फंड में बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं. मतलब अगर आपको, आप बहुत ही कॉन्जर्वेटिव टाइप के पर्सन हो, आपको उतना रिस्क नहीं लेना पसंद है, तो आप एग्रेसिव म्यूचुअल फंड में नहीं जाओ और फिर वैसा म्यूचुअल फंड अपने लिए सेलेक्ट करो जो कि कम रिस्की हो, कम वॉलेटाइल हो और कम आपको मार्केट से एक्सपोज करे. सिमिलरली अगर आप यंग हो, अगर आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो, आपके पास कम लाइबिलिटीज़ है, आप उस पैसे को मतलब 10-15 साल तक बिना निकाले हुए छोड़ सकते हो, तो फिर आप रिस्की इंस्ट्रूमेंट में जाओ. मतलब म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे टाइप के म्यूचुअल फंड है आपके. डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आपका कितना दिन का होल्डिंग है, प्लस आपको उस मनी से आपका क्या फ्यूचर गोल है, मतलब आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, आप क्या गोल लेके चल रहे हो कि आपको मतलब उस मनी जो भी आपका फ्यूचर में आएगा उस मनी से आपको क्या करना है. उसके बेसिस पे यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आप किस टाइप के पर्सन हो. देन यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है. सो या तो मैम बहुत ही बेहतरीन आपने एक्सप्लेन कर दिया और मेरी ऑडियंस के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहा होगा समझने में. एंड मैम अब मैं आगे बात करना चाहूँगा. कंपनीज में EPFO होता है, ठीक है, तो EPFO में बेसिकली कितनी इन्वेस्टमेंट डलती है और उसके पीछे की बिहाइंड द साइंस भी अगर आप क्लियर कर पाओ, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या होता है कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं एंड दे डिडंट नो अबाउट द थिंग्स कि EPFO है क्या, बेसिकली गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है और कैसे पैसे निकाले जाते हैं. तो अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ. ओके,
सो बेसिकली ईपीएफओ एक तरह का सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे आपने म्यूचुअल फंड सुना है, स्टॉक मार्केट सुना है, एफएनओ सुना है, वैसे ही ईपीएफओ है, बट रिस्क कंपेयर टू म्यूचुअल फंड बहुत ही कम है। बिकॉज ईपीएफ क्या करता है कि जो भी पैसा आप डाल रहे हो वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है। वो आपकी गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी बॉन्ड्स हो गए या जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ है वहाँ इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे आपका पैसा काफ़ी हद तक सेफ, सिक्योर एंड रिस्क फ्री हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मतलब कि आपको रिस्क बिल्कुल नहीं है, मतलब जीरो रिस्क वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इधर। अगर आप एफडी में भी इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल रिस्क फ्री हो। रिस्क हर जगह है, बट कंपेयर टू स्टॉक मार्केट कम रिस्क है। एंड ईपीएफ में आपका सर्टेन परसेंट रहता है जो आपको पता है कि आपको इतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं। आपने अगर अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो या फिर कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न नहीं पता, मतलब आप नहीं बोल सकते हो कि आपको आने वाले टाइम में इतना गारंटीड रिटर्न मिलेगा। आप अज्यूम कर सकते हो, मतलब आप प्रीवियस डेटा देख के या फिर लेट्स से अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप उस बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि हाँ, इस अगर प्रीवियस डेटा ये था तो पास डेटा, मतलब पास डेटा ये था तो प्रीवियस में ये हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है। ईपीएफ में क्या है कि आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, इतना मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अगर अगर आपका स्टॉक मार्केट नहीं भी अच्छा परफॉर्म करे तो आपको उतना रिटर्न मिलेगा ही। अब ईपीएफ में क्या है कि आपका सर्टेन अमाउंट आप पे करते हो, सर्टेन अमाउंट आपका एम्प्लॉयर पे करते हैं। सो हमारे यहाँ ऐसा है कि 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी आपका इन्वेस्ट करेगा एम्प्लॉयर, एंड आप भी 12% ही इन्वेस्ट करो अपनी तरफ से। एंड वो आपके ईपीएफ अकाउंट, आपका ईपीएफ अकाउंट खोला जाता है, एम्प्लॉय ही खोलता है बेसिकली। वहाँ पे आपका हर मंथ आपका पैसा जाते रहेगा। आप चाहो तो उसको विड्रॉ कर सकते हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ऐसा कोई लॉक इन नहीं कि आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी आप विड्रॉ कर सकते हो। बस इसका एडवांटेज क्या है कि ये आपका ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। सो लेट्स से अगर मैंने 1 लाख रुपीज़ डाला तो मुझे इस पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैं जब मैं आईटीआर फाइल करने जाऊंगी तो मैं अंडर एटीसी में इसको क्लेम कर सकती हूँ। तो 1.5 लाख का मुझे यहाँ बेनिफिट मिल गया। अब अगर मुझे कोई भी अगर मेरी मनी ग्रो हो रही है और मुझे अगर फ्यूचर में पैसा निकालना है तो उसमें भी मुझे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इट दिस इज ऑल अबाउट कि आपने पैसा डाला वो भी टैक्स फ्री, और जो भी आपने पैसा विड्रॉ किया वो भी टैक्स फ्री। तो आप बिल्कुल भी, मतलब इसमें टैक्स ब्रैक, मतलब आपको टैक्स जीरो लगेगा, अगर मैं एक इजी वर्ड में बताऊँ तो। तो मैम ये बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सन्स को अभी भी नॉलेज नहीं है आज के टाइम पे, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी रहती हैं कईयों को समझने के लिए। अब मैम इसी के साथ मेरा आज और भी थोड़ा सा चीज़ों को जानने के लिए, और जो ग्रोइंग सेक्टर है, फ्रीलांसिंग सेक्टर है, उसमें क्या होता है, हम लोग जैसे फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं तो हम लोगों का एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी नहीं आता, कभी ऊपर कभी नीचे आ रहा है, ठीक है मैम। तो क्या हम जैसे फ्रीलांसर्स को भी आईटीआर फाइल करना चाहिए? क्या बेनिफिट है उसका, वो भी बताइए आप। सो सी, आईटीआर तो एज आई सेड कि सबको फाइल करना चाहिए, अगर आप फ्रीलांसर हो या कंटेंट क्रिएटर हो या जॉब कर रहे हो। बिकॉज द मतलब मोटिव इज लाइक कि आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, आपको बेनिफिट है। नेक्स्ट अगर आपको कुछ भी फ्यूचर में करना है तो आपके पास आईटीआर फाइल, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट नोज कि आप क्या अर्न कर रहे हो, क्या आप नहीं कर रहे हो, आप लोन के लिए मतलब करेक्ट पर्सन हो कि नहीं हो, आप क्रेडिट कार्ड के लिए करेक्ट पर्सन हो कि नहीं हो, सब कुछ। अब नाउ द थिंग इज कि आईटीआर भी बहुत टाइप के, मतलब अगर आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो बहुत सारा आईटीआर फाइल होता है। मतलब टोटल हमारे पास 4 मेजर आईटीआर है। सो हर आईटीआर फाइल करने का क्राइटेरिया अलग है। मतलब सैलरीड एम्प्लॉय को अगर आईटीआर फाइल करना है तो वो डिफरेंट आईटीआर में जाएंगे। अगर कोई बिजनेस ओनर है उनको आईटीआर फाइल करना है तो वो डिफरेंट आईटीआर फॉर्म में जाएंगे। अगर मेरे और आपके जैसे कोई वैसे जो कंटेंट क्रिएटर है तो वो फिर डिफरेंट आईटीआर में जाएंगे, बेसिस ऑन कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सो लाइक आपने पूछा कि कंटेंट क्रिएटर को लाइक ऑब्वियसली मंथली सैलरी आती नहीं है, प्लस हमारे में ईपीएफ भी नहीं आएगा। सो नाउ द थिंग इज कि हमारा इनकम को सैलरीड इनकम नहीं बोला जाएगा, इट विल कॉल्ड एज ए बिजनेस इनकम, क्योंकि हम एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं। चाहे आप कंटेंट के थ्रू कर रहे हो या फ्रीलांस के थ्रू कर रहे हो, करता बिजनेस रहे हो। अब नाउ द थिंग इज कि आपको आईटीआर फाइल करना है तो आपका जो इनकम है वो बिजनेस इनकम में आएगा, और मोस्टली आप आईटीआर 3 4 के कैटेगरी में आओगे। सो अगर आप मोस्टली आप अगर आईटीआर सिर्फ अगर आपका बिजनेस इनकम है और आपको कोई भी लाइक
मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, सिर्फ बिजनेस है, तो फिर आप आई टी आर 4 की कैटेगरी में होगे। आपको वहाँ जाके आई टी आर 4 के अंडर आपको अपना आई टी आर फाइल करना पड़ेगा। और मैम एक और चीज़ है, अगर मान लो कि कई बार क्या होता है, कई लोग आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं कर पाते, तो उसके बाद क्या रहता है गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है ऐसे पर्सन्स पे? नहीं, सो बेसिकली हमारा लाइक सारे लोगों का हम्म। आई टी आर फाइल करने का डेडलाइन होता है 31 जुलाई। उसके पहले हमें आई टी आर फाइल करना था, उसके बाद पेनल्टी लगता है, बट गवर्नमेंट ने इस डेडलाइन को इंक्रीज कर दिया 15 सितंबर तक। सो नाउ अगर आप आई और ये हमारा वैलिड है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 का अगर आप आई टी आर फाइल कर रहे हो तो भी आपके लिए वैलिड है। नाउ द थिंग इज कि अगर आप किसी कारण आई टी आर फाइल नहीं कर पाते, फिर आपको पेनल्टी लगेगा, और इससे आप बच नहीं सकते। और इसमें भी क्राइटेरिया है बेसिकली। अगर आप मान लो कि आपकी लेट से अगर आपकी इनकम है, मतलब आप मान लो अपनी इनकम 5 लाख से मतलब बिलो है, तो उस केस में आपको 1000 रुपीज़ का पेनल्टी देना पड़ेगा। बट अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, तो फिर आपको 5000 का सीधा सीधा आपको पेनल्टी लगेगा। और सिर्फ ये एक पेनल्टी नहीं, इसके अलावा आपको 1% ऑफ योर इनकम का हर महीने देना पड़ेगा। तो ये पेनल्टी आपको पहले, दो पेनल्टी आपको लगेगा ही लगेगा। इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप हो तो आप फाइल कर दो पहले, ताकि आप ये मतलब प्रॉब्लम से बच जाओ। एंड दूसरा क्या है कि अगर आप लेट फाइल करते हो आइडिया, तो उसमें एक चैलेंज क्या है कि फिर आपको अगर मान लो कि आपका टैक्स ज़्यादा कट गया है किसी कारण, और आप लाइबल नहीं थे टैक्स देने को, आपको नहीं देना था टैक्स, हम कट चुका, तो फिर जब आप क्लेम करोगे तो फिर उसमें डिले हो जाएगा। तो जितना पहले आप फाइल करते हो आइडिया, अगर आपको कुछ भी क्लेम करें तो आपको ईजिली मिल जाता है। एंड लास्ट मोमेंट पे क्या है कि आप बहुत बार सुने होंगे कि हमारा मतलब इनकम टैक्स पोर्टल काम नहीं कर रहा है, पोर्टल फ्रीज हो गया, ये प्रॉब्लम, लोग अपलोड नहीं कर पा रहे। सो वो सब केओस से बचने के लिए बेटर है कि आप जितना जल्दी फिल कर दो आपके लिए बेटर। आपको झंझट में फंसने का जरूरत पड़ेगा, एंड कोई भी पेनल्टी देने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैम बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ बहुत ही अच्छा आपने चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं। अब मैम बैक टू योर स्टोरी। अब हम साथ साथ में आपकी स्टोरी भी कवर कर रहे हैं, साथ साथ में हम सीख भी रहे हैं फाइनेंस के बारे में। तो मैम जैसे आपकी फील्ड है बहुत नंबर्स पे बेस्ड है, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशंस नहीं होती, कभी कभी गुस्सा नहीं आता कि यार बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, स्ट्रेस है, तो कैसे मैनेज कर पाते हो ऐसे टाइम पे? एज सच सी एज सच मेरे को ऐसा लोड की भी मतलब दिस इज समथिंग विच इज नॉट बर्डन फॉर मी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती किसी चीज़ को ना मतलब बना रही हूँ जस्ट फॉर व्यूज या फिर लाइक्स के लिए। हम्म। मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है बनाने में। इसी बहाने मुझे ना नए नए टॉपिक से एक्सप्लोर करने को मिलता है, जो कि मैं पहले भी करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट में आई तब से मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, मैं पहले भी करती थी। बट पहले क्या होता था कि मेरे को सुनने वाले कम लोग थे, मैं गिन चुन के अपने फ्रेंड सर्कल को बता रही थी अच्छा ये अपडेट गवर्नमेंट ने निकाला है, हम ऐसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये वो, दे वर लिसनिंग। तो मेरा हैबिट था कि मेरे को अगर कोई चीज़ आता है या कोई चीज़ मैंने नया सीखा तो मैं कैसे सबको बताऊं, और सबको बताऊं कि अच्छा ये भी चीज़ है, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे बेनिफिट में यूज़ करो। सो ऐसा मुझे कभी ऐसा बर्डन नहीं लगा कि कभी कभी नई व्यूज़ आ रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो जाना। इट्स लाइक कि ठीक है, नहीं आया मे बी लोग को, या तो फिर क्योंकि उस टाइम पे मेरे को लगता है कि मे बी जो मैंने समझाया लोग को समझ नहीं आया, दैट इज़ वाई कि दे आर नॉट लाइकिंग माई कॉन्टेंट। हो सकता है कि मैंने जो समझाया वो बहुत ही डिफिकल्ट बता दिया, या फिर कुछ ऐसा बता दिया जो उनको समझ नहीं आ रहा। तो मैं फिर देन आई ट्राई कि मैं कैसे उस चीज़ को और ईजी वे में ले जाऊँ, और कैसे उसको भी इतने ईजी तरीके से कि अगर कोई बिल्कुल मतलब किसी को अगर बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट है तो वो कैसे समझ जाए। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो वो कैसे वो बात समझ के एटलीस्ट बोले कि हाँ मतलब अब मेरे को समझ में आती है क्या कह रही है। तो वो चीज़ ऐसा मुझे कभी ऐसा बर्डन नहीं फील हुआ, मतलब टच वुड। तो बहुत ही बढ़िया मैम, आप ऐसे एजुकेटेड करते रहो और हम होते भी रहेंगे। तो व्यूअर्स को मैं ये कहूँगा अभी कि मैम का एक बार आप देखो, इंस्टाग्राम जाके, यूट्यूब आप चेक कर सकते हो, तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मैम। एंड इसी पे मैम न्यू क्वेश्चन मैं आप पे रखना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप हमें जानकारी दें। देखो हमारा जो देश है अभी भी इतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं इंडल्ज हुआ, एंड क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ इस पे भी टैक्स लग रहा है, और कितने परसेंट टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है, तो ये अगर आप शेयर कर पाओ। सो मतलब क्रिप्टो इज़ लाइक कि हमारे जैसे यंग लोगों के बीच में इज़ वेरी हॉट टॉपिक। मतलब क्रिप्टो इज़ लाइक कि
इवन मतलब क्रेज आया, और बहुत अच्छा क्रेज आया, मतलब क्योंकि लाइक मेरे को लगता है कोविड से पहले क्रिप्टो वॉज देयर, बट बहुत कम लोग जान रहे थे कि अच्छा मतलब क्रिप्टो भी कोई चीज है कुछ, मतलब ये हम ऐसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ये, या हम कॉइन बाय कर सकते हैं। बट आफ्टर कोविड लाइक एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये क्रिप्टो बाय करना है, ये हाँ बाय करना है, आज यहाँ ये इतना स्ट्रीम हाई जाएगा। और हमारा उस टाइम काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था बिकॉज ऑफ न्यूज। आज भी होता है, मतलब अगर कोई भी सडन न्यूज आया तो वो काफी ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएट होता है। सो बहुत लोगों ने क्रिप्टो में लाइक पैसा गंवा दिया, मतलब दे इन्वेस्टेड एट ए वेरी हाई प्राइस। एंड आफ्टर दैट जब मार्केट सेटल हुआ, जब उसका न्यूज उसका कूल डाउन हुआ, देन बहुत सारे कॉइन्स सीधा गिरते चले गए, एंड 30-40% वॉज लाइक कि एक एक दिन में मार्केट वॉज गोइंग डाउन एंड पीपल स्टार्ट पैनिकिंग कि अब क्या करें। बट सिंस उस टाइम तक टैक्स नहीं था, तो एक हमें रिलीफ था कि चलो ठीक है, लॉस ही है, टैक्स तो नहीं देना है, कि जो भी प्रॉफिट हो रहा वो हमारा टैक्स फ्री था। बट देन गवर्नमेंट के नोटिस में ये सब आने लगा कि हम क्रिप्टो के थ्रू, मतलब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ब्लैक में हमारा मनी ट्रांसफर हो रहा है और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, एंड पीपल आर अर्निंग। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि सिंस हम हर चीज़ पर टैक्स लगाते हैं, हमारे इनकम से लेके हमारे इन्वेस्टमेंट से लेके इवन हमारे डेली के जो भी इसेंशियल है उस पर भी हम टैक्स पे करते हैं, सो वाई नॉट क्रिप्टो। सो फिर गवर्नमेंट आई कि हम 30% टैक्स लगाएंगे, एंड दिस इज द टैक्स विच इज सबसे हाई, मतलब 30% सबसे आज तक का हाईएस्ट टैक्स है किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास में। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हो तो वहां भी आपको टैक्स कम लगता है, मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म में हो, शॉर्ट टर्म विड्रॉ करो तो आपको 20% टैक्स लगेगा, जो कि पहले 15% था, बट लास्ट ईयर गवर्नमेंट इंक्रीज करके 20% कर दिया। अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो आपको पहले 10% लगता था, अब वो इंक्रीज होकर 12.5% हो गया, बट स्टिल दे आर 12 and 20। बट क्रिप्टो में सिंस मार्केट वॉज वेरी वॉलेटाइल एंड पीपल वर अर्निंग, सो गवर्नमेंट डिसाइड हम फ्लैट 30% करेंगे। सो वट एवर यू आर गेटिंग प्रॉफिट, वेदर द प्रॉफिट इज स्मॉल और लार्ज, यू हैव टू पे 30% विदाउट एनी डिडक्शन। मतलब हमारे पास, हम इसमें कोई भी चीज़ ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे ये बेनिफिट दो तो मेरा मतलब कम हो जाए, आपको सीधा 30% टैक्स देना है। सो इसमें हम कुछ भी, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको प्रॉफिट है तो आपको फ्लैट 30% टैक्स लगेगा लगेगा, और ये लग रहा है। सो मतलब टैक्स आर गोइंग ऑन। हमारे इनकम टैक्स में अलग से इसका कॉलम है, एंड अगर आपके पास कैपिटल गेन हो रहा है वहां से तो आपको यू हैव टू पे टैक्स। तो आपका अगर पर्सनल ओपिनियन है इसमें, अगर आप देना चाहो कि क्रिप्टो करेंसी में आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पर्सनल है, इसमें आप दे सकते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। सी लाइक आप देख, कोई भी चीज खराब या अच्छा नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से आप उसको एनालाइज कर रहे हो। द थिंग इज क्रिप्टो इज गुड, आई एम नॉट डिनाइंग, बट द थिंग इज कि आपको अपना रिस्क एपेटाइट भी समझना होगा कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। क्योंकि आज के डेट में स्टॉक मार्केट से बहुत लाइक 10x डिफिकल्ट प्लस कॉम्प्लेक्स है अगर आप क्रिप्टो में हो। प्लस वॉलेटिलिटी आपकी बहुत ही हाई है क्रिप्टो में, लाइक आप डेली का फ्लक्चुएशन देखोगे तो काफ़ी हाई हो जाता है। तो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हो जो कि बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं मार्केट के सडन, मतलब सडन डाउन से या सडन अप से, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे इमोशनल मतलब वो होने लगता है कि अब क्या करूँ अब क्या नहीं, सो आप दूर रहो। दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट। बट अगर आप सीखना चाहते हो एंड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यू शुड ट्राई, बट द थिंग इज कि आपकी जितनी भी कैपिटल है उसका डोंट गो विथ 5% मोर, मतलब 3 to 5% आप इन्वेस्ट करो, बट ट्राई कि इन्वेस्ट करो ना कि ट्रेड करो। मतलब आप, मतलब मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको ट्रेडिंग की तरफ से देखते कि अरे आज मैंने इतना पैसा डाला, थोड़ी देर में वो 2x हो गया, मेरा पैसा डबल हो गया, अब मैं डेली ये करूंगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें घुस जाऊंगा। वो गलत है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये कॉइन आगे जाके काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकता है तो इन्वेस्ट करो। बट हाँ, ट्रेडिंग व्यू से अभी अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं बोलूँगी कि आप अवॉइड करो, बिकॉज काफ़ी रिस्की है। अगर आपके पास, अगर आप उस टाइप के पर्सन हो जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी लाइबिलिटी चल रही है, लाइक आपके पास लोन्स है, आपको फ्यूचर में कोई आपके पैसे का सडन यूज़ होने वाला है, लाइक इन एनी केस, तो फिर उस केस में आपको प्लान करना होगा कि आपको क्रिप्टो में कितना इन्वेस्ट करना है। बट आइडियली 3 to 5% यू कैन गो, अगर आपके पास कम लाइबिलिटी है
आप ज़्यादा अगर रिस्क टेकर हो तो सही। तो मैम एक और चीज़ इसमें बहुत बढ़िया आपने निकाल के बताई भी है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग शेयर मार्केट की। अभी राइट नाउ इंडिया में काफ़ी मैंने ऑफिस कल्चर्स और कॉर्पोरेट में देखा है कि लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और बहुत रिग्रेस होते हैं, पैसा डाल दिया जी, इतना डाल दिया, इतना डाल दिया, और लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रहता है, क्यों लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा रिसर्च होके ओरिएंटेड रहना चाहिए, तो उसके बारे में अगर आप बता पाओ। तो सी लाइक अगर मैं अगर द बहुत ही लाइक जो मैंने ऑब्जर्व किया वो बताऊं, हम्म। सो आज के डेट में क्या है कि एवरीवन वांट्स मनी हम्म। एंड हर कोई जो भी उनके पास आ रहा है उनसे दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप जॉब कर रहे हो तो यू विल थिंक अरे ये सामने वाला मेरे से ज्यादा इनकम कमा रहा है, मैं कैसे कमाऊं। अब इस केस में क्या होता है कि यू फील इन्फीरियर कि अरे यार मैं जो भी कर रहा हूँ वो वर्थ इट नहीं है, या मुझे दिखाना है लोगों को कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ या मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ। अब उस चक्कर में क्या होता है, पीपल स्टार्ट लुकिंग कि क्या क्या मल्टीपल एवेन्यूज है टू अर्न मनी। सो हमारा मतलब अगर आप गूगल का सबसे ज्यादा सर्च क्वेश्चन देखोगे तो यही आएगा, हाउ टू अर्न मनी। लाइक अब उस केस में क्या होता है, किसी ने सुना कि अरे मैंने इतना पैसा डाला था ये इतना जाके हो गया। अब आपके दिमाग में आता है कि मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या पता मैंने पैसा डाला और मेरा पैसा भी रातों रात दुगना हो गया, तो मैं इन्वेस्ट अच्छा मतलब अच्छा खासा सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें फुल टाइम करियर बना सकता हूँ। बट देन आप अपना ये नहीं समझते हो कि आपके कितना ज्यादा रिस्की है। आप जिसका कहानी सुन रहे हो उनका आप ये कहानी नहीं सुने कि उन्होंने लॉस कितना किया पहले। आज वो प्रॉफिट कर रहे हैं, नो डाउट मैं मानती हूँ, बट हो सकता है जब उन्होंने स्टार्ट किया हो तो काफी ज्यादा लॉस किया हो जो कि नो वन इज टेलिंग यू। आप अगर आज के डेट में कोई भी यूट्यूब या कहीं भी किसी का ट्रेडिंग जर्नी सुनोगे, सो पीपल ऑलवेज से कि मैंने आज इतना कमाया, इतना लाख का प्रॉफिट हुआ, इतना किया, ये बाय कर लिया, वो बाय किया। बट नो वन टॉक अबाउट कि मैंने आज इतना लॉस किया, मैंने लॉस किया तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुआ, मैंने लॉस किया तो मेरा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। मतलब सब आपको पुश करेंगे कि आप भी कूद पड़ो, बट कोई ये नहीं बताएगा कि आपको कैसे ट्राई करना है, मतलब क्या क्या पैरामीटर आपको चेक करना है, आपको करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। अब जो भी न्यू लोग होते हैं, सिंस दे आर वेरी न्यू टू द मार्केट, और इसी चीज का हमें वहां पे नुकसान हो जाता है। लाइक आप जाते हो मार्केट में, आपको कुछ नहीं पता रहता क्या करना है, आपने देखा देखी किसी का जाके बाय कर लिया, एंड जिसका देखा देखी आपने बाय किया, दे नो कि वो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो कि हमें चलो अभी होल्ड करना है या फिर हमें अभी सेल करना है या अभी क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है। बट सिंस आप बिगनर हो, आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आप पैनिक होने लगते हो, देख रहे होते हो कि मार्केट गिर रहा है, आपका पैसा गिर रहा है, एंड यू आर लाइक अब मैं क्या करूँ, इससे बेटर बेच देता हूँ, कम लॉस होगा। उस चक्कर में क्या होता है, फिर आप अब उस लॉस को कवर करने के लिए आप सोचते हो कि मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ। अब जब आप दूसरा ट्रेड लोगे, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, आपको लगेगा कि आप सबसे ज्यादा तेज हो, सब कुछ आप ही को आता है, फिर सडन लॉस हो जाएगा। तो आप दूसरा ट्रेड आपने ये सोच के लिया कि आप प्रॉफिट कर पाओगे, अपना लॉस कवर कर लोगे, बट वो आपका अल्टीमेट और लॉस क्रिएट कर देता है। इसी चीज में आप देखोगे, आपने न्यूज देखा होगा, काफी सारे लोग लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं, काफी सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज उन्होंने लोन लेके अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया, लोन लेके स्टॉक मार्केट में घुस गए बिना कोई रिस्क जाने कि क्या रिस्क है, क्या हमें करना चाहिए, कितना हमारा कैपिटल हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कारण से सो इट इज़ गुड, बट तभी अच्छा है जब आप उसको प्रॉपर समझ के, पढ़ के, एनालाइज करके कर रहे हो विथ मिनिमम रिस्क, कम पैसों के साथ। बहुत पैसों के साथ स्टार्टिंग में आओगे देन यू विल फेस लॉस बिकॉज आपको बिल्कुल नहीं बेसिक्स पता है। सो व्हाट आई सजेस्ट कि आप पहले बेसिक्स क्लियर करो, एटलीस्ट समझो कि क्या होता है, तब जाने मतलब तब सोचो थोड़ा सा अर्न करने का। बट विदाउट मतलब विदाउट लर्निंग यू कैंट से कि मुझे सिर्फ अर्न करना है। उस पर्सपेक्टिव से अगर आप आ रहे हो कि ना रातों रात आपको सिर्फ पैसा कमाना है, देन द स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू। यू कैन गो विथ म्यूचुअल फंड जहाँ पे एटलीस्ट यू आर नॉट गेटिंग दैट एक्सपोज, बट या स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू अगर आप पैसे के मतलब सिर्फ इस मोटिव से आ रहे कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। सो तो बहुत ही मैम इंसाइटफुल आपने बताया है और बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन भी किया है। अब मैम एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अब मान लो कि एक सैलरी पर्सन है और अभी उसने स्टार्टिंग की है या 1-2 साल हो गया है, तो उसके लिए फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए एक इमरजेंसी फंड बिल्डअप कैसे वो कर सकता है? आपके क्या एडवाइस रहेगी इसके लिए? ओके, सो अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो
first you try to get your life insurance and your health insurance as soon as possible, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस का अगर मैं बेस्ट एडवांटेज बताऊँ, सो जितना आप अर्ली लेते हो उतना ही आपको प्रीमियम कम मिलता है. सो लेट्स से अगर आज मैं 20 ईयर की हूँ और मैंने आज अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया, तो मुझे आज जो प्रीमियम लगेगा, अगर मैं सेम चीज़ 10 साल बाद कराने जाऊँगी तो मेरी प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगी. अब इसके पीछे का, इफ़ यू आस्क मी द लॉजिक इज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नोस कि जितने आप यंग हो आपको बीमारी होने का खतरा कम है, बट जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, आपकी एज बढ़ रही है, आपको बीमारी होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रीमियम वैल्यू इंक्रीज हो जाता है. सो अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, आप पहले ले लो ताकि आपको प्रीमियम कम लगे. और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसा है कि एक बार जो आपने ले लिया, अब अगर आपको कंटिन्यू लाइफ टाइम चल रहा है तो वो एक ही प्रीमियम पे रहेगा. अगर मैं आज के डेट में अगर 5,000 रुपये साल का दे रही हूँ, तो मुझे आज से 10 साल बाद भी 5,000 रुपये लगेंगे. मेरा प्रीमियम वैल्यू नहीं बढ़ेगा और मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना और वो मेरा कंटिन्यू. तो आज के डेट में मुझे लग सकते हैं अरे मेरा 5,000 रुपये कट गया, बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखोगे आज से 10 साल बाद, तो आपको आपके लिए फिर 5,000 बहुत ही कम वैल्यू करेगा. आपको लगेगा ये तो 5,000 मेरा खर्च हो जाता है ईजी, फिर आपको वैल्यू नहीं पता चलेगा उसका. हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि आपको हेल्थ के रिगार्डिंग, लाइक हम देख रहे हैं कि कुछ भी कभी भी किसी को कुछ भी हो जाता है. हमारे जैसे यंगस्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा पैनिक ज़्यादा होता है, तो हमें ज़्यादा खतरा है. तो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस टाइम से ले. एंड हेल्थ इंश्योरेंस में आपके पास बहुत टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस है, डिपेंड अपॉन आपको किस टाइप का लेना चाहिए, आपको कितना आपके लिए यूज़फुल है, कितना आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ पे क्या बेसिक्स डॉक्टर चार्जेस या फिर क्या बेसिक्स आपके एडमिट के जितने भी जो खर्च है, उसका आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि अगर आपके पास इतना का प्रीमियम कवर है, तो आपको एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं होगा डॉक्टर के पास जाने से लेकर आपको कोई भी चीज़ का इलाज कराने. दो चीज़ तो ये तो हो गया हमारा लाइफ सिक्योर करने का चीज़. बट कमिंग टू योर क्वेश्चन, इमरजेंसी फंड. सो सिंस आज के डेट में मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक, देयर मेंटालिटी इज लाइक कि पैसा आ रहा है, कल किसने देखा, आज इन्वेस्ट कर देते, कल का कल देखेंगे. दिस साउंड्स वेरी कूल कि अरे ठीक है, वी आर वेरी यंग जनरेशन, वी डोंट केयर अबाउट फ्यूचर, वी डोंट केयर अबाउट व्हाट विल नेक्स्ट. बट द थिंग इज, आई डोंट नो, यू डोंट नो कि कल क्या होगा. मे बी कल कुछ वैसा हो जाए जिसका हम आज सोच ही नहीं सकते हैं. एंड फॉर दैट वी नीड मनी. हम उस केस में वी कांट सिट एंड वेट फॉर फैमिली या फिर रिलेटिव कि कोई आए हमारी हेल्प कर दे. नो डाउट पीपल विल हेल्प यू, बट वॉट इफ दे विल नॉट हेल्प यू, फिर उस केस में आप क्या करोगे. द प्रॉब्लम इज दैट. सो फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना छोटा सा एक इमरजेंसी फंड बनाओ, फॉर इस रीज़न से कि वो सिर्फ यूज़ हो जब उस इमरजेंसी में आप जाओ तब. उसका मोटिव ये नहीं है कि आपको उस पे 10% या 15% का रिटर्न करना है. उसके लिए यू आर इन्वेस्टिंग, आप बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP सब जगह इन्वेस्ट करते हो बिकॉज आपको वहाँ से रिटर्न देंगे. बट इमरजेंसी फंड से आपको कोई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं है. आप उसको इसलिए यूज़ कर रहे हो ताकि आप एक ने आपने एक सर्टेन मनी को साइड कर दिया कि ये मेरे दुख के टाइम में काम आए. सो व्हाट वी डू इन इमरजेंसी फंड इज दैट, हम जनरली ट्राई करते हैं अगर हम सिंगल हैं, तो वी ट्राई कि जो भी हमारा मंथली एक्सपेंस है, लेट्स से अगर मेरा मंथली एक्सपेंस 10,000 फॉर नाउ, सो उसका हम 6 मंथ तक एटलीस्ट अपने बैंक अकाउंट, मतलब अपने पास सेव रखे. मतलब अगर मेरा महीने का 10,000 है, तो 6 महीने का 60,000, तो 60,000 हमारे पास होने चाहिए. और उसको भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बैंक में रखो, क्योंकि बैंक में आप रखोगे सेविंग अकाउंट में, आपको हार्डली 2-3% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं मिलेगा, विच इज़ अगेन यू आर नॉट बीटिंग द इन्फ्लेशन एंड कोई काम का नहीं है. तो उसको भी आप डाइवर्सिफाई करो. आपके पास जो भी आपका जो 60 लाख आया, उसको आप अलग अलग जगह आप रखो, क्योंकि हमने मतलब आपने सुना होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट. तो आप डाइवर्सिफाई करो. उसके लिए व्हाट यू कैन डू, आप एक हमारा मतलब बैंक में आपने सुना होगा ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी. सो बेसिकली ऑटो स्विफ्ट क्या है, आपका पैसा रहेगा बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा ही, बट आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा FD जैसा. सो आपने अगर FD में इन्वेस्ट करते हो, तो आपने सुना होगा कि FD का लॉकिंग पीरियड होता है, डिपेंड्स अपॉन कितने दिन का आप ले रहे हो. सेम आपको FD अगर तुलवानी है तो उसमें टाइम लगेगा, आपको बैंक जाना पड़ेगा, या अगर आप ऑनलाइन ले तो थोड़ा टाइम लग सकता है. बट
ऑटो स्वीप फैसिलिटी में क्या है कि आपका पैसा सेविंग अकाउंट से निकल के ऑटो स्वीप अकाउंट में चला गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना नोटि आपको एक, अगर आप मोबाइल ऐप रखते हो तो वहाँ से आप इजीली ऑन कर सकते हो, आपको उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज या कोई चार्ज भी नहीं लगता है। आपका पैसा सेविंग अकाउंट में ना दिख के ऑटो स्विप में दिखेगा, और वो आपको बेसिकली एफडी वाला इंटरेस्ट दे रहा है और सेविंग अकाउंट वाला फैसिलिटी दे रहा है। आप उसको जब मन तब निकाल सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टाइम डिले के। ऐसा नहीं कि अगर आपका पैसा ऑटो स्विप में है तो आपको अगर निकालना है तो आपको वेट करना है कि अरे 2 घंटा बाद पैसा का, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो विद इन सेकेंड आपने प्लेस किया अपना अमाउंट, विड्रॉ किया, तुरंत आ जाएगा आपके पास, कोई वेट करने का जरूरत नहीं। तो ऑटो स्विप यू कैन ट्राई, बिकॉज हमारा सेविंग से बहुत ही बेटर है, एंड इंटरेस्ट रेट भी हमारा सेविंग से ज़्यादा मिल जाता है। तो आपको एफडी वाला फीचर भी मिल गया और आपको ऐसा कोई लॉकिंग पीरियड भी नहीं है, तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। बाकी 3 to 6 मंथ का जो भी आपका एक्सपेंस है वो आप उसको एटलीस्ट सेव करके रखो। बट अगर आप फैमिली हो, लाइक आपकी फैमिली है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, सो व्हाट वी सजेस्ट कि आप 6 मंथ ना करके 12 मंथ का एक्सपेंस अपने सेफ रखो। मतलब अगर आपका जो भी 7 महीने का खर्च है उसको आप 12 से इंटू करके जो भी आपका अमाउंट है एटलीस्ट उतना पैसा तो आप सेव रखो, और उसको फिर आप या तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दो। अब अगर मैं लिक्विड म्यूचुअल फंड बात करूँ तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, बट ये लिक्विड रहता है। मतलब इसमें आपको एग्जिट लोड काफ़ी कम है, आपको कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा बिकॉज आप लिक्विड में कर रहे हो इन्वेस्ट, बट उसमें क्या है कि सेंस हम यहाँ ये नहीं मोटिव से इन्वेस्ट कर रहे कि हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए, हम सिर्फ ये मोटिव से इन्वेस्ट कर पैसा डाल रहे हैं कि हमारा पैसा इतनी सेफ रहे और सिक्योर रहे, ताकि हमें जब भी प्रॉब्लम आए तो हमें यहाँ मतलब पैसा वेट करना ना पड़े कि थोड़ा लेट होगा पैसा आने में। तो दिस इज हाउ इट वर्क। तो मैम बहुत ही बढ़िया आपने ये भी हमें समझा दिया। और ये टिप्स मैम मैं कहूँगा भी कि ऑडियंस में कि लिख के रख लें, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग टिप्स हैं और आपको कैरियर में और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बहुत इजी कर देंगे। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, अब प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर मान लो किसी ने घर बनाना है, होम लोन लेना है, तो बहुत ही सिबिल स्कोर देखे जाते हैं। तो उसके पीछे की कहानी आप समझा दीजिए बहुत इजी और शब्दों में। एंड कैसे हम अपने सिबिल स्कोर्स को अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में कि अगर आप बता पाओ। सो अगर आपको होम लोन या कोई भी लोन लेना है तो आपका सिविल स्कोर, तो बेसिकली सिविल स्कोर क्या है ना कि एक तरह से आपके बारे में बैंक को ये बता रहा है कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आप टाइमली पैसा दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। क्योंकि सी, बैंक के लिए पैसा देना इज नॉट ए बिग डील। बैंक तो चाहता है आपको पैसा देना, बट द थिंग इज कि हम कैसे आप पे ट्रस्ट करें कि आप करेक्ट पर्सन हो, कि आपको अगर पैसा मैं आज देती हूँ तो आप मुझे रिकवर कर पाओगे कि नहीं। अब अगर मैं बहुत ही, हमारे अगर फ्रेंड सर्कल में आप बात करें, अगर मुझे किसी एज अ फ्रेंड को पैसा देना, तो आप 2 मिनट सोचोगे ना कि अगर मैं इसको पैसा दूंगा तो क्या ये मुझे वापस करेगा, करेगा भी तो कितना टाइम में करेगा, क्या मुझे बार बार फॉलो अप लेना पड़ेगा, व्हाट इफ अगर नहीं पे किया। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। तो सेम बैंक के पास भी बहुत सारा क्वेरी रहता है कि हम, क्योंकि हम सिर्फ बात करने से भी कांट से कि हम टाइमली पैसा दे देंगे, क्योंकि बात करने को तो मैं भी बोल दूंगी कि हाँ मैं दे दूंगी, बट प्रूफ नहीं है ना। तो उसके लिए बैंक नीड सम डॉक्यूमेंट सो डैट टू अंडरस्टैंड कि आप किस टाइप के पर्सन हो। तो बेसिकली हम 4-5 डॉक्यूमेंट देखते हैं। बेसिक अगर हम आपका सैलरी देखेंगे कि आपका मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट, क्या आप सैलरी अर्न कर रहे हो। अगर आपकी सैलरी बहुत ही कम है तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। रीज़न बिहाइंड कि अगर आपकी सैलरी ही कम है तो आधा सैलरी तो आपके खुद के एक्सपेंस एंड नीड में चला जाएगा। तो आप कैसे आप फिर बैंक को पैसा रिकवर करोगे, तो फॉर बैंक रिस्की है आपसे रिकवर करना। तो हम उस टाइप की कैटेगरी को साइड कर देते हैं। अब आते हैं वो लोग जिनका सैलरी तो ठीक ठाक है बट सिबिल खराब है। सिबिल बेसिकली आपको बताता है, वहाँ पे आपके नंबर्स होते हैं 900 तक, मतलब आप 0 से 900 तक नंबर रहेंगे। आपका नंबर रहेगा कि वो नंबर आपको ये डिसाइड करने में आपके बैंक को हेल्प कर रहा है कि आप कितना ज़्यादा टाइमली अपना लोन टाइम से दे पा रहे हो। तो लेट्स से अगर मेरा सिबिल स्कोर 200 या 300 है, तो दैट शोज कि मैं लोन दूंगी, लेकिन मैंने मतलब मैं टाइमली नहीं पे कर रही, इसीलिए मेरा सिबिल खराब हो चुका है। या मैंने अगर कोई प्रीवियस लोन लिया था
वो मैंने टाइमली नहीं दिया, इसीलिए मेरा सिविल स्कोर डाउन हो गया। बट अगर मेरा मान लो सिविल स्कोर 700 प्लस है या 800 प्लस है, तो फिर बैंक को लगता है कि अगर मैं इस पर्सन को लोन दूंगी ना, तो ये मुझे टाइमली पैसा दे देगा, तो मेरा जो सेफ्टी है ना वो इस पर्सन को देने से ज़्यादा है, तो मेरा एटलीस्ट मनी सिक्योर है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर है, उतना ही बैंक आपको ज़्यादा लोन देने के लिए रेडी रहती है। प्लस दूसरा बेनिफिट क्या है कि सिंस अगर आपको पता है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हो कि मुझे अगर मान लो आपको 10% का अगर इंटरेस्ट 10% का इंटरेस्ट लगा, तो आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हो कि सी मेरा सिविल तो अच्छा है, आप मुझे कम चार्ज करो या फिर मैं दूसरे बैंक के पास जाऊँगा। तो आप अपने बैंक से नेगोशिएट कर सकते हो लोन के रिगार्डिंग कि मुझे सेम लोन अमाउंट कम इंटरेस्ट में चाहिए, और बैंक आपकी सुनती है, मोस्ट केस में बैंक सुनती है। तो इसीलिए सिविल का अच्छा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब द थिंग इज़ कि आप देखोगे कि बहुत लोग लोन कभी नहीं लिए होते हैं, तब भी उनका सिविल स्कोर खराब होता है या फिर खराब हो सकता है। उस केस में आपको सिविल अगर अच्छा बनाना है, तो आप कोई भी एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। क्रेडिट कार्ड लेने से क्या है कि आपको एटलीस्ट अगर आप उसको टाइमली भी पे कर रहे हो ना, तो आपका सिविल वहाँ से भी बेटर हो जाएगा। तो ये सब तरीका है जहाँ से आप अपना सिविल को और बेटर बना सकते हो। This is how Sibyl work, and how you can improve your Sibyl. तो मैम बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही जैसे क्वेश्चंस में डालता हूँ बहुत ही अच्छे आंसर्स, बेहतरीन चीज़ों से बहुत इजीली समझा देते हो, और मैं समझता हूँ कि ये लेमैन लैंग्वेज से भी आपको बहुत आगे का नॉलेज मिल जाएगा आज के इस एपिसोड में। तो मैम अब बिहाइंड हमने बहुत कुछ चीज़ें सीख ली हैं, अब आपकी स्टोरी पे फिर से बैक आते हैं। हमने आपके जर्नी के बारे में बहुत चीज़ें सीखी हैं, और मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा एज एन कि अब जो स्नेहिल है आने वाले टाइम में एज एन फाइनेंस एडवाइजर, कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होती है जो रिमेम्बरेबल रहती है। मान लो कोई क्लाइंट स्टोरी है या फिर आपकी कंटेंट स्टोरी है, तो ऐसी कोई ब्यूटीफुल स्टोरी रही हो आपकी लाइफ में, या आपको कुछ चीज़ सीखी आपने सीखने को मिली हो, तो अगर आप हमारे साथ वो शेयर कर पाएँ। आ, इस मतलब स्टोरी तो काफ़ी सारी है, बट अगर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी बताऊं जो कि एवरीवन शुड नो। सो बेसिकली व्हेन आई वाज वर्किंग प्रीवियसली, सो बेसिकली कैसा था कि हमने मतलब there was a person and they told me all those story ki how he got into the scam. So basically what was this was not the scam actually, but the thing is ki just because of less knowledge in finance and financially literate ना होने के कारण they fall into the trap. So basically हुआ क्या कि एक बैंक एम्प्लॉय ने उनको क्रेडिट कार्ड दिया बाई सेइंग दैट कि ये क्रेडिट कार्ड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेसिकली अगर आपको भी बहुत सारा कॉल आता होगा कि सर मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात कर रहा हूँ, मुझे मतलब क्रेडिट कार्ड आप इतना क्रेडिट कार्ड आपको इतनी एलिजिबिलिटी है, इतना आपका अमाउंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो और आपको क्रेडिट कार्ड के कोई चार्जेस नहीं है। एंड हम सुनते हैं, हमें लगता है अरे ये तो फ्री का कार्ड है, ले लेते हैं, क्या ही करना है। हम ये सोच के नहीं लेते कि हमें इसको यूज़ करना है, क्योंकि उस टाइम तो हमें पता रहता है कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही ख़राब चीज़ है, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम ले लेते हैं। अब बाद में क्या होता है कि आपको पता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट लेट से 50,000 है। 50,000 से आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ कहीं भी इन्वेस्ट, कहीं भी उसको स्पेंड कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैंक एम्प्लॉयज, बैंक पे हर कोई ट्रस्ट करता है, तो इसी ट्रस्ट में आके उन्होंने क्रेडिट कार्ड तो ले लिया। अब उन्होंने यूज़ नहीं किया, उन्होंने साइड में रखा था, बट एक दिन उनको सडन यूज़ आया, तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पैसा स्पेंड करके अपना सामान ले लिया। अब द थिंग इज़ कि उन्हें ये नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना इज़ गुड, बट उसको टाइमली पे भी करना होता है। मतलब एवरी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 45 डेज़ का लिमिट देती है कि आप विदिन 45 डेज़ अपना जो भी आपने स्पेंड किया वो पैसा आप वापस ले लो, वापस अपना उसको वापस बैंक को दे दो। अब उन्होंने, सिंस उन्हें ये चीज़ का नॉलेज नहीं था कि ये 45 डेज़ का लिमिट है, अगर आप 45 डेज़ से बियॉन्ड जाते हो तो आपको पेनल्टी लगेगा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ऐप में देखा, वहाँ पे लिखा था कि मिनिमम पे 500 रुपीज़, दैट्स ऑल। अब उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं सिर्फ ये 500 रुपये दे दूँ तो एटलीस्ट मुझे ज़्यादा पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में आराम से दे सकता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि उन्होंने बेस प्राइस देख के
दे तो दिया वापस, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बेस प्राइस से कुछ नहीं होता, आपने जितना स्पेंड किया उतना ही आपको एज इट इज वापस करना है विद इन 45 डेज। अगर आप उससे एक भी दिन ज़्यादा जाते हो तो आपने जितना आपका चार्ज है, आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है, वो आपको कटना स्टार्ट हो जाता है। अब उनको जब बैंक एम्प्लॉय ने काट लिया था तो उनको ये सब बात नहीं बताया था कि क्या 45 डेज का है, प्लस क्या क्रेडिट कार्ड के चार्जेस है। उन्होंने बोला क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उन्हें नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड पे चार्ज भी लगता है। बट ये चार्ज हिडन होते हैं जो कि बहुत लोग को नहीं मालूम होता है, बट उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कार्ड पे कितना इंटरेस्ट कट रहा है। अब सिंस उन्हें नहीं मालूम था और उनका सडन उनका बैंक के तरफ से उनको नोटिस आया कि आपको ये चार्जेस पे करना, एंड दे वर प्योरली क्लूलेस कि अब मैं क्या करूँ। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि दे टोल्ड बैंक कि नहीं मुझे नहीं मालूम था, आप मेरा वेव ऑफ करो, बट सिंस अब तो कट चुका था उनका पैसा एंड कुछ हो नहीं सकता था, तो दिस इज व्हेन आई गॉट टू नो। तो आई आस्क्ड द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको मतलब क्रेडिट कार्ड पता है कि हम क्यों यूज करते हैं, हमें कब यूज करना चाहिए और कैसे क्रेडिट कार्ड वर्क करता है। एंड ही वॉज लाइक कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस कॉल आया था एंड ही टोल्ड मी कि आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस इसमें पैसा है, आपको जब मन आप यूज कर सकते हो, और मैंने ले लिया। देन आई गॉट टू रियलाइज कि नॉट ओनली हिम, देर आर वेरी 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 लोग, मतलब बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको क्रेडिट कार्ड तो छोड़ दो, मतलब चलो क्रेडिट कार्ड में मानती हूँ कि थोड़ा एडवांस हो गया, बट बहुत ऐसे ऐसे चीज़ है जो कि नहीं मालूम है आपको। अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं। आप पूछते नहीं हो, आपको सामने वाला बताता नहीं, बट यू हैव द राइट कि आपको पूछना है एंड आप पूछ सकते हो। नॉट ओनली इन बैंक्स, अगर आप कहीं भी स्पेंड कर रहे हो, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ आपको नहीं पता रहती है और इसी चीज़ के कारण आप ट्रैप में फंस जाते हो। आप कहीं इस इजली किसी पे बिलीव कर लोगे कि अरे सामने वाला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा, आप ट्रस्ट में तो आ जाओगे, बट फिर आपके साथ स्कैम होने लगता है और फिर आप उसमें फंसते चले जाते हो। तो फ्रॉम दैट डे आई गॉट टू नो दैट कि देर इज समथिंग मिसिंग, कि मतलब बहुत लोग में ये इशू है, मतलब बहुत लोग चाहते हैं जानना बट उन्हें फिर सही सोर्स नहीं मिलता है, मतलब उन्हें कहीं इंटरनेट पे सही मतलब सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, या बहुत मिलता है तो बहुत ही घिचपिच रहता है कि कौन सा न्यूज़ को पढ़े, कौन सा आर्टिकल सही है, कौन सा आर्टिकल अपडेटेड है, वो सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो उस कारण से उनके लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सो दिस वॉज अ स्टोरी आई वॉन्टेड टू शेयर विथ योर ऑडियंस टू टू कि मतलब ऐसा होता है, आपको इनसे बच के रहना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ देने का ट्राई भी कर रहा है तो एज ए सिटीजन आप पूरा चीज़ पूछो, मतलब ऑल्दो अगर वो फ्री भी है, नो डाउट फ्री है, तो भी आप पूछो क्या होगा अगर मैंने नहीं टाइमली पे किया है, मतलब जितना क्वेरी है सब कुछ पूछो, आपका राइट है पूछना, आप पूछ सकते हो। तब भी अगर आपको वो नहीं बता रहा है तो फिर आप मत लो। तो दिस वाज द वन स्टोरी आई वांटेड टू शेयर विद यू। तो मैम बहुत ही बढ़िया आपने ये चीज़ शेयर किया, और ये इंडिया में काफ़ी लोगों को चीज़ों में ये फंस जाते हैं, ट्रैप बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने हमारे सामने लाई है। मैम दो चीज़ें पूछूंगा एंड उसके बाद आपके मन की बात भी जानना चाहेंगे। एक तो मैम एचआरए कैसे टैक्स में बेनिफिट कर सकता है, और दूसरा मेरा ये है कि अगर आप कंपनी छोड़ते हो या हम कंपनी छोड़ते हैं तो फॉर्म 16 का क्या रोल होता है। ओके, सो सी, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो जब भी आपको सैलरी मिली होगी ना, तो आपने एक चीज़ रियलाइज किया हो कि आपकी सैलरी मतलब ऐसा नहीं लिखा रहता कि 50,000 ओनली। आपको वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन लिखे रहेंगे कि आपको मतलब फूड एंड एक्सपेंस में इतना मिल रहा है, या बेसिक पे इतना मिल रहा है, एचआरए इतना मिल रहा है, बहुत सारे कॉलम्स रोज बहुत सारे रहते हैं। हम सिंस बहुत कुछ नहीं जानते तो हम सिर्फ नेट नेट देखते कि अच्छा इतना मिला, इतना लिखा हुआ है, डेट्स और बाकी का जाए बाहर में नहीं मालूम। बट उसी में आपका एचआरए छुपा हुआ रहता है। तो बेसिकली एचआरए क्या है कि गवर्नमेंट आपको आपकी एकोमोडेट जहाँ रह रहे हो उस पे आपको एज ए मतलब सिंस आप अपने सिटी से दूर कहीं जाके काम करो तो उसका बेनिफिट देने के लिए आपको एचआरए देती है। तो आप उसको क्लेम कर सकते हो जब आप टैक्स फाइल करते हो। एंड एचआरए क्या है कि डिपेंड करता है कि आपको कितना मिल रहा है। तो बेसिकली अगर मैं कैलकुलेशन पे ना जाऊं, अगर मैं बहुत ही इजी वर्ड बताऊं, सो आपको आपने देखा होगा एक आपकी होती है बेसिक सैलरी, उसके नीचे आपका लिखा रहता है एचआरए। तो जो भी वो अमाउंट है वो आपको अगर
क्लेम करना था वो क्लेम कर सकते हो। बट हो सकता है ऐसा कि आपकी मतलब आपकी एचआरए बहुत ज़्यादा हो, बट आपका जो भी रेंटेड इनकम है बहुत ही कम हो। मान के चलो आपकी एचआरए है 20,000 की, बट आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का रेंट है आपका सिर्फ 5,000 रुपीज़। सो आपको उस केस में पूरे अपने 10,000 पे नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 5,000 ही आप क्लेम कर पाओगे, बिकॉज वो आपका एक्चुअल रेंट है। तो उस केस में आप वो। दूसरा क्या है कि एचआरए आपका डिपेंड करता है मेट्रो सिटी टू नॉन मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी पे थोड़ा सा ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने दिया है। सो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो, वहाँ जॉब करते हो, तो आपको एचआरए पे 50% आपको क्लेम मिलेगा। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से हो तो फिर उस केस में आपको 40% मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ काम कर रहे हो उस पर आपको डिफर करता है। तीसरा होता है कि आपका जो भी एक्चुअल रेंट है, आप उसको माइनस कर दो अपने 10% ऑफ बेसिक पे से। तो अगर आपका बेसिक पे कुछ भी है उसको 10% से आप इंटू करके अपने एक्चुअल रेंट से माइनस कर दो, तो आपको जितना भी तीन वे है, तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा उसी को आप डिडक्ट करा सकते हो अपना आईटीआर फाइलिंग में। सो तीनों में अगर आपको मान लो लेट से आपका कम आ रहा है एक्चुअल रेंट -10% पे, तो फिर वही आप क्लेम कर पाओगे, फिर आप नहीं ज़्यादा क्लेम कर सकते। ये एचआरए है। बट अब इसमें क्या है कि ये तो उनके लिए है जिनके पास सैलरी है, मतलब जिनकी सैलरी आ रही है। आप मेरे से पूछोगे कि व्हाट इफ जो सैलरीड नहीं है वो क्या करेंगे, तो फिर एचआरए का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, तो बेसिकली एक सेक्शन होता है हमारे में, सेक्शन 80 GG। उसमें क्या है कि दो, मतलब दिस सेक्शन इज ओनली वैलिड फॉर दोस्त जो कि एचआरए जिन जो बेसिकली जो सैलरीड नहीं है, जो फ्रीलांसर है या फिर जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके। उसमें क्या होता है कि आपको 60,000 का ईयरली आप क्लेम कर सकते हो, या फिर 25% ऑफ योर इनकम। मतलब जो भी कम है, अगर आपका 60,000 से कम है 25% ऑफ योर इनकम, तो वो फिर आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो अगर आप उसको 60,000 को अगर आप मंथली लेके चलो तो वो 5,000 मंथ पड़ता है आपको मोटा मोटी। तो ये आप सेक्शन यूज कर सकते हो अगर आप सैलरी नहीं हो तो, और आपको अगर एचआरए क्लेम करना है तो। बट अगर आप एचआरए का क्लेम करना चाहते हो एम्प्लॉय हो, तो फिर आप उस केस में अपना नॉर्मल एचआरए के थ्रू जा सकते हो। बाकी कमिंग टू कि फॉर्म 16 क्या है, तो बेसिकली फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर देता है। अब ये फॉर्म 16 भी मोस्टली सैलरीड लोगों के लिए है। फॉर्म 16 आपका नॉर्मल एक फॉर्म रहेगा, उसमें आपके सेक्शन बने 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 हुए रहते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। बेसिकली इसमें आपका आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, आपकी सारी सैलरी, आपका कहाँ डिडक्ट हो रहा है कहाँ डिडक्ट नहीं हो रहा है, सब कुछ मेंशन किया रहता है। सो लेट्स से अगर आप फॉर्म 16 देखोगे तो आपको A to Z एज ए एम्प्लॉय आप कितना सैलरी अर्न कर रहे हो, कहाँ आपकी कहाँ डिडक्शन हो रही है, कहाँ आपने इन्वेस्ट किया, उसमें सारा कुछ एक तरह का हम बोल सकते हैं कि हमारे मनी रिलेटेड और पैसा रिलेटेड सारा कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है। सो ये आपको संभाल के इसलिए रखना पड़ता है कि सिंस आप अगर न्यू कंपनी में जा रहे हो, तो आपको ये फॉर्म 16 अपनी एम्प्लॉयर से मांगना पड़ेगा, तभी आप आईटीआर फाइल कर पाओगे। बिकॉज आईटीआर फाइल करने के टाइम आपको फॉर्म 16 का ज़रूरत पड़ता है टू क्लेम ऑल दोज थिंग। और इससे आपको ये समझ में आता है कि कहीं आपने एक्स्ट्रा तो पैसा नहीं दे दिया जो कि आपको देना नहीं था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैसा हम एक्स्ट्रा, मतलब कुछ हमारा टैक्स एक्स्ट्रा कट जाता है, क्योंकि हमें लगता है उस टाइम हमें नहीं पता रहता ये टैक्स कटने वाला। बट जब आप फॉर्म 16 देखोगे तो आपको समझ में आया कि आप तो टैक्स में लाइबल ही नहीं थे, बट आपका टैक्स कट गया। तो जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे तो फिर उस टाइम पे आप क्लेम कर सकते हो अपना रिफंड के लिए। सो दिस इज लाइक हाउ फॉर्म 16 इज, दिस इज यूजफुल व्हेन यू फाइल योर आईटीआर। तो मैम आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है, और हमारा बहुत ज़्यादा ज्ञान बढ़ा है आज के एपिसोड के बाद। अब मैं लास्ट में हर गेस्ट को 2 मिनट्स देता हूँ, और उन 2 मिनट्स में गेस्ट के पास अपने मन के विचार रखने का मौका होता है। तो आपको भी मैं वो 2 मिनट्स देता हूँ, आप अपने मन की बात रख सकते हैं, जो भी आप अपने मन से शेयर करना चाहते हैं, या आप लोगों को जो बताना चाहते हैं आप वो शेयर कर सकते हैं आप। So first of all, so thanks to you who welcoming me and giving me a chance कि मैं आपके ऑडियंस के थ्रू फाइनेंस में थोड़ा सा वैल्यू दे पाऊँ उनको। So first of all, thanks to you. Now the thing is कि since
like finance is something which can't be covered in 1 or 2 hours because काफ़ी vast है and काफ़ी so many things है जो हम अगर बात करने बैठे तो मेरे को लगता है काफ़ी लंबा podcast हो जाएगा and people will still have so many doubts. So since we are here and like if you feel that मतलब मैंने थोड़ा सा भी अगर वैल्यू प्रोवाइड किया है and if you want कि मैं ऐसी और वैल्यू प्रोवाइड करूँ, so you can follow my page. So you can go on Instagram, you can search finance with Snehil, you will see me. So basically वहाँ पे I am doing like whatever I felt in my life, like whatever issues I have gone through, I'm just trying कि मैं उसको cover करूँ so that जो मैंने problem face किया वो आप ना face करो. First of all, you can follow me on YouTube as well. The same page I have, so you can search me and follow me. इसके अलावा since we are helping lot of people to to helping them in basically filing the ITR, saving taxes, if they have any problem related to mutual fund stock, we are helping them out. So अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको भी हेल्प चाहिए and you need someone support, so you can reach out to us, you can message us, you can mail us. So basically we will come to you and we will talk to you, we will resolve all your queries बहुत ही ईजी लेमन लैंग्वेज में. बिकॉज यहाँ तो मैंने चलो पॉडकास्ट था तो मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ बताया, बट आई ट्राइड वेरी हार्ड कि मैं ईजी तरीके से बता पाऊँ. बट वहाँ पे सिंस आई कैन गिव मोर ईजी एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो उस और ईजी तरीके से जितना पर बन सके. बट स्टिल अगर आपको डाउट आएगा तो और मी एंड माई टीम विल ट्राई कि मैं किसी चीज़ को कैसे ईजिली एंड रिजॉल्व कर पाऊँ. So you can reach out to us, and yeah, if you like me, if you feel any like I have given any value to your life, you can support us. That's all I wanted to say. तो मैम बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर की है और मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगा अगर आपको कभी भी फाइनेंस के रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो मैम के साथ कांटेक्ट करें. हमने जब भी हम किसी पर्सन को फाइंड आउट करते हैं तो हम उनकी जर्नी को रिसर्च आउट करते हैं. तो मैम का कंटेंट भी बहुत अच्छा है एंड पर्सन भी बहुत अच्छे हैं. तो आप विश्वास कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं फाइनेंस के रिलेटेड. तो ये हमारे एंड से आपको एक सुजेशन भी रहेगा. एंड मैम थैंक्स टू कमिंग टू द शो. बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सी चीज़ें आज मुझे भी सीखने को पर्सनली मिली हैं एंड बहुत ही बढ़िया लगा आपसे बात करके. Same here, like it was nice talking to you too. तो यार एपिसोड हो गया है कंप्लीट. कैसा लगा आपको एपिसोड जेबी टॉक शो पे? कैसा मज़ा आ रहा है? कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं. मेरा पहले जब वीडियो बनाने से पहले हमने यही सोचा था कि इस सीरीज़ को बहुत बढ़िया बनाएंगे और हम आपसे एक चीज़ चाहते हैं जो आप करो, सब्सक्राइब करो. कुछ पैसा नहीं लगेगा आपका सब्सक्राइब करने पे. इट्स ए फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग. बट द थिंग इज़ इट मेरे लिए बहुत हेल्प हो जाएगा. आप जब रेगुलर वीडियो देखोगे, हम हर हफ्ते बहुत मेहनत करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ हर हफ्ते ही अच्छा कंटेंट लाता हूँ, अच्छे पर्सन को ढूंढता हूँ. मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्ड करते वक्त भी यही है कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसी सीरीज़ बना दें या ऐसे एपिसोड्स बना दें जिससे कि लोग अपनी रियल लाइफ में बहुत कुछ सीखें. यही एम है मेरा. एंड इसमें आप लोग हेल्प कर सकते हो एक सब्सक्राइब के साथ, एक शेयर के साथ, एक लाइक के साथ. क्योंकि भाई आप देखो बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे, बहुत टाइम जाता है एडिटिंग में, क्वेश्चन पे, रिसर्चिंग पे. और यही मैसेज है कि सब्सक्राइब करो. अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी. एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नए एपिसोड और प्लान कर रखे हैं. वादे मैं बहुत करता हूँ. पंजाबी के वादे भी किए थे तो पंजाबी में भी एपिसोड बनाए. इंग्लिश में भी आपको एक आधा एपिसोड मिलेगा. हिंदी में बहुत ज़्यादा कंटेंट बना रहा हूँ मैं. सो बहुत बेहतरीन कंटेंट आएगा और रियल इश्यूज आएंगे आपके सामने. हम कुछ रियल टॉपिक्स पे भी बात करेंगे. आउट ऑफ द कैमरा भी जाने की कोशिश करेंगे. तो हर चीज़ में मैं वर्क कर रहा हूँ. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो. एंड या यही था मैसेज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.